हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपका बेहतरीन चल रहा होगा। तो आज फिर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार व्यक्त किया गया है गांधी द्वारा, टैगोर द्वारा, श्री अरविंद द्वारा या विवेकानंद द्वारा। तो देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एलटी में प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी देखे गए हैं। तो ये इसका आंसर है टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कहा गया है ये। ठीक है, जब तक टीचर खुद नहीं सीख रहा है तो खाली वो शिक्षक एक तरीके से कह सकते हैं सही मायने में शिक्षक नहीं है फिर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब आपको अगला प्रश्न दिया है समुच्चय 1 और समुच्चय 2, यानी कि सेट A1 दिया है, सेट सेकंड दिया है, आपको इनमें से मिलाना है चीज़ों को। ठीक है, सेट 1 को मधु जिनमें शैक्षिक चिंतक दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे हमें फिलोसोफर्स दिए गए हैं, और समुच्चय 2 यानी कि सेट सेकंड जिसमें उनकी कृतियाँ दी गई हैं। दोनों को सम्मिलित कीजिए, यानी कि उन्होंने लिटरेचर में क्या वर्क किया, क्या पोइट्री लिखी है, क्या उनके ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमें मिलानी है। ठीक है, समुच्चय 1 यानी कि सेट 1 जो है उसमें एजुकेशनल फिलोसोफर्स जो हैं एक तरीके से वो दिए गए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास गांधी, टैगोर, श्री अरविंद, विवेकानंद। और यहाँ सेट सेकंड में हमें दिए गए हैं सावित्री, ब्रह्मसूत्र, गीता रहस्य, प्रैक्टिकल वेदांत, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और यूनिवर्सल मैन। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस में बता दिया है। गांधी जी जो हमारे हैं वो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, श्री अरविंद जी ने लिखी है सावित्री। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर भी हो रही हो कि किस में, क्योंकि काफ़ी टाइम हम इन चीज़ों की क्या कर चुके हैं, चर्चा कहीं ना कहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज़ें इतनी बार पढ़ने के बाद तो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें विवेकानंद जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो विवेकानंद जी के द्वारा क्या लिखा गया है? विवेकानंद जी के द्वारा प्रैक्टिकल वेदांता, वेदांता से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी कहा था, वेदांता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो विवेकानंद जी के द्वारा हैं। ठीक है, और टैगोर जी जो हैं, टैगोर जी ने लिखी है यूनिवर्सल मैन। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। इसका 5th हो गया, इसका 6th हो गया, इसका 1st और इसका 4th। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1st ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये था क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता के महत्व का क्या आशय है? यानी कि एक तरीके से क्या कह सकते हैं, आपकी स्वतंत्र हो गए हैं उसके लिए। ठीक है, एक शिक्षक पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता की हिमायत करेगा। ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को जीवन में धर्म सिद्धांत के प्रभाव या भय से मुक्त होने में सहायता करनी चाहिए। सी, एक शिक्षक कुछ भी पढ़ा सकता है, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम के बाहर भी। और डी, एक शिक्षक को अच्छा महसूस करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। तो स्वतंत्रता का मतलब इस सब में से क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, शिक्षक पूर्ण स्वतंत्रता या स्वाधीनता की हिमायत करेगा, खाली ऐसा नहीं करना है। और एक शिक्षक कुछ भी पढ़ा सकता है, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम के बाहर भी। इसका स्वतंत्रता से तो कोई लेना देना नहीं है। एक शिक्षक को अच्छा महसूस करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, ये भी स्वतंत्रता से इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक शिक्षक को कुछ इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि बच्चे भयमुक्त हों। ठीक है, बच्चों में ऐसा आप इस तरीके का धर्म या सिद्धांत के प्रभाव या भय से क्या हो, मुक्त हों। ये ना कि वो उसमें जकड़े रह जाएं, कहीं स्टीरियोटाइपिंग चीज़ों में भी जकड़े रह जाएं। ठीक है, उससे मुक्त करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं प्रियम्बल और ये सारी चीज़ें, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब चीज़ें डाली गई हैं, वहाँ से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों का कौन सा प्रकृतिवादी रुख से संबंधित होगा? आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन से आप कह सकते हैं नेचुरलिस्टिक अप्रोच से क्या है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, पहला है, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर प्रकृति के विषय में लोगों को सीखने की ओर प्रेरित करते हैं, यानी कि जू वगैरह, म्यूजियम वगैरह कहीं ना कहीं लोगों को क्या करते हैं, मतलब लोगों की लर्निंग में मदद करते हैं नेचुरली। ठीक है, अगला है, जीवन अंततः प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। ये जो हमारा लाइफ है, ये नेचर के जो लॉज हैं उनसे ही चलता है। सी है, शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना है, यानी कि एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, बच्चे को उसके गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करना है। और डी है, विज्ञान अधिगम के प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, साइंस जो है कहीं ना कहीं वो लर्निंग की क्या है, आप कह सकते हैं एक तरीके से
लर्निंग की शुरुआत जहाँ से हो रही है, डोर्स जो हैं वो क्या है, साइंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये ऑफिशियल में आंसर क्यों है यही दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सर्वाधिक सशक्त बाध्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अगर आपको करना है तो ये प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सशक्त बाध्यता इनमें से किसकी है, मतलब कौन सी चीज़ें जो बैरियर है एक तरीके से, ठीक है। जाति विचार, क्षेत्रीय राजनीति, शिक्षकों की उपलब्धता या वित्तीय आवंटन। तो देखिए इसका राइट आंसर है क्षेत्रीय राजनीति, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि शिक्षकों की उपलब्धता होगी तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाति विचार का तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, और वित्तीय आवंटन जो है इसका भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता की संकल्पना को की ग्राह्यता को दर्शाता है। सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, प्री कॉन्सेप्चुअल में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में। ऑप्शन दिए हैं, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशन हुआ, सॉरी, और औपचारिक संक्रियात्मक हो गया फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो क्या इसमें से आपको लगता है कि इसमें हमारा राइट आंसर होगा? ये जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्धि का कौन सा प्रकार एक इष्टतम विकास सीमा तक पहुंचाता है? इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल। यानी कि कौन सा इंटेलिजेंस का एक टाइप है जो आपको कहीं ना कहीं क्या करता है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाता है, या मतलब आपके लिए क्या है, एक आगे जाके बेटरमेंट की तरफ आपको ले जाता है, ठीक है। तो वो है आपकी कॉग्निटिव बुद्धि, ठीक है। देखिए कॉग्निटिव बुद्धि होगी तो इमोशन भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ही ले, जरूरी नहीं है हर केस में, लेकिन बहुत हद तक माना जा सकता है। इमोशनली कंट्रोल करने की पावर भी आएगी, साथ ही साथ सोशल नेचर भी हो सकता है कि अच्छा रहे, और स्पिरिचुअल नेचर की तरफ इंसान जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये सब इंटरकनेक्टेड ही चीज़ें हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, थॉर्नडाइक के निम्नलिखित में से किस नियमों या सिद्धांतों में पेवलोव के क्लासिकी अनुबंधन प्रतिमान का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? यानी कि थॉर्नडाइक ने जो लॉज दिए थे उनमें से कौन सा ऐसे लॉ हैं जिसके थ्रू पेवलोव का जो क्लासिकल आप लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग जो क्लासिकल उन्होंने थ्योरी दी है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी जिसे आप कहते हैं, तो वो उसका पहले से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ आप कह सकते हैं एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, तत्वों की प्रबलता का सिद्धांत। देखिए ऐसा तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है, मतलब। और अगला है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत, यानी कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग ऑफ जो भी पर्टिकुलर वहाँ पे इवेंट्स थे। तो आपका इसमें राइट आंसर है डी, ठीक है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत ये कहीं ना कहीं है कि एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान अपने अगली परिस्थिति में फिर आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस क्लासिकीय अनुबंधन प्रक्रियाओं में अप्रतिबंधित उद्दीपक यानी कि यूसीएस को बंधित प्रति उद्दीपक यानी कि सीएस की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है? यानी कि क्लासिकल जो आपकी थ्योरी है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की जो आपकी थ्योरी है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, अप्रतिबंधित उद्दीपक का मतलब है अनकंडीशनड स्टिमुलस, उसके साथ जब आप बॉन्ड कर रहे होते हैं किसको, उसके साथ कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस जो होते हैं उनकी समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है। किसे? अग्रवर्ती अनुबंधन यानी कि फॉरवर्ड कह सकते हैं आप। अगला है फॉरवर्ड कंडीशनिंग, अगला है बैकवर्ड कंडीशनिंग, फिर है ट्रेड कंडीशनिंग, या डी है समकालिक अनुबंधन, ठीक है। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? पॉज कीजिए और आंसर देने की आप साथ ही साथ कोशिश भी कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रेड अनुबंधन, ठीक है, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है साइनेटिक्स, सिनेटिक्स भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? मतलब कौन सी आयु के कह सकते हैं, किस तरीके के बच्चे जो होते हैं जिनके लिए यूज़ में आती है? प्रतिभाशाली बच्चे, पिछड़े बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, या फिर सृजनशील बच्चे?
ठीक है। क्रिएटिव बच्चे हो सकते हैं, गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो सकते हैं, या बैकवर्ड चाइल्ड्स, ठीक है। तो इनमें से क्या इसके अंतर्गत आते हैं जो कि साइनेटिक्स का प्रयोग जहाँ पे होता है। तो सृजनशील जो बच्चे होते हैं यानी कि क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, बच्चों के बीच सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया है। यानी कि बच्चों के बीच में अगर क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो कौन सा ऐसी चीज़ है जिस विधि का परीक्षण, जिस मेथड का को उसमें हमने लिया है। गतिवर्धन अभिगम, संवर्धन अभिगम, विचारावेश प्रक्रियाएं या विशेष शिक्षा अभिगम, ठीक है। अधिगम होना चाहिए था वैसे ही। तो देखिए समझ जाइए, इतना तो आप लोग समझ पाते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे की सृजनशीलता कब बढ़ेगी? देखते एक तो अगर गतिमान चीज़ें हो रही होंगी तब भी बढ़ सकती है ना। लेकिन उसके साथ साथ हमें विचारावेश प्रक्रिया दी है, मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें थॉट प्रोसेस जो है आपस में बच्चा क्या कर सकता है, मतलब सोचेगा बच्चा, ठीक है। सोचेगा तो वो क्रिएटिव माइंड की तरफ ज़्यादा कार्य करेगा, अपनी बातों को शेयर भी कर सकते हैं, विचारों को, ठीक है। इस केस में ज़्यादा बच्चा सीखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। ये हमसे इसमें पूछा है। तो इसको निकाला जा सकता है क्या, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके इसको क्या करा जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। मेंटल एज आप लोगों को पता चल पा रही है 14 है, वास्तविक आयु 13 है, इंटू 100 कर लीजिए, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका लगभग ये आ जाएगा आपका 100, कितने बार जाएगा ये, 7.69। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए याद रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग कह देगा तो या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कह देगा तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो रिलेटेड है, यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर, BF स्किनर से रिलेटेड है। जबकि बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत की तो ये है पावलव से रिलेटेड, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलव। कोलबर्ग सिलेबस में डाला नहीं है। थॉर्नडाइक ने दी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसे कनेक्शनिज्म या संबंधवाद भी कहते हैं। पावलव ने अनकंडीशनल स्टिमुलस जोड़ा और उसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स निकाल के भी दिखाया। कंडीशन स्टिमुलस के लिए भी कंडीशन रिस्पॉन्स और अनकंडीशनल के लिए भी रिस्पॉन्स निकाल के दिखाया। स्किनर की जो थ्योरी है वो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी भी कहीं ना कहीं, वैसे जो प्रतिबलन का जो सिद्धांत है वो हल की थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी, लेकिन उन्होंने रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कहीं ना कहीं की है। और इस BF स्किनर के बारे में अगर बात करें तो इनकी थ्योरी का नाम है RS थ्योरी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो। और इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो दिया गया है वो दिया गया है पावलव के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बाल अपराध का कारण है, ऑप्शन नंबर ए माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्व व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना, समृद्ध परिवार। तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा इसमें, क्योंकि बाल अपराधी आपके सिलेबस में डाला गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए अगर माता पिता में अनबन रहेगी तो बच्चा कहीं ना कहीं बच्चे पे उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्टली तो पड़ता ही है, इनडायरेक्टली भी कई बार वो कुछ ऐसी चीज़ें देख लेता है जिससे उसके मन में ऐसे भाव पनपते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यानी कि RT एक्ट 2009 जो है उसमें ये आपको कुछ नीचे स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से किस में उसमें ध्यान नहीं दिया है। ए, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, बी, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, सी, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या डी, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था। देखिए होने को तो कुछ कई बार आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन में कि ज़्यादा ही पॉइंट नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक की पॉइंट पकड़ना है जो मेन है। देखिए 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था तो इसके अंतर्गत बात ही नहीं की गई है, बात तो की गई सिर्फ 6 से 14 साल तक। हाँ, अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनकी 6 से 18 साल तक ये व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की गई हैं, ठीक है। तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के बारे में बात इसमें नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, यानी कि कहने का मतलब है वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं ले पाए किसी कारण में उनको भी शिक्षा देनी है, बिल्कुल सही बात है। अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना है, देखिए उनकी ट्रेनिंग भी तो हो रही है ना, ताकि उनको पेडागोगिकल चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए।
और एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये तो सब कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ ही जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? मतलब कौन सा ऐसा स्टेप है जो किसी रिसर्च को एक्शन रिसर्च में कन्वर्ट कर देता है? ऑप्शन नंबर ए, उपकल्पना का निर्माण, यानी कि आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल थिंग्स या कुछ हाइपोथेसिस बनाना। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ठीक है, तीसरा है सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, और चौथा है साहित्य का पुनरीक्षीकरण। ठीक है, वो जो कल्चर है उसको पुनरीक्षीकरण करना। तो क्या इसमें से आप कह सकते हैं एक्शन रिसर्च बनाता है? अनुसंधान मतलब कौन सा ऐसा है जो किसी भी रिसर्च को एक्शन रिसर्च में बनाता है? ध्यान दीजिएगा, एक्शन रिसर्च के अंदर कभी भी जनरलाइजेशन तो होता ही नहीं, सामान्यीकरण जैसा इसमें कुछ नहीं होता है, साहित्य का पुनरीक्षीकरण भी नहीं होता है, और देखिए उपकल्पनाओं का निर्माण एज सच कोई बहुत ज़्यादा उपकल्पनाएं नहीं बनानी होती हैं। ठीक है, हाँ, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन जो होता है, फाइनल रिजल्ट जो होता है, क्योंकि इमीडिएट प्रॉब्लम को, तात्कालिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं, राइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। आर्ट एजुकेशन जो जोड़ी गई है एनसीएफ 2005 में, क्यों जोड़ी गई है? तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, या ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। ठीक है, तो क्या ऐसा कारण था कि आर्ट एजुकेशन जोड़ी गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, सांस्कृतिक विरासत जो है उसकी सराहना। ठीक है, क्योंकि एस्थेटिकली जो ब्यूटी है आर्ट में वो कहीं ना कहीं बाहर लाना, ये इसका मोटिव था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। चूंकि डेवलपमेंट सिलेबस में है तो डेवलपमेंट की कौन सा ऐसे कह सकते हैं आप सिद्धांत है जिससे रिलेटेड है? निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन क्रिया के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से। यानी कि कॉन्टिन्यूस चलता रहता है जो डेवलपमेंट है वो, या डेवलपमेंट जो है इंटर रिलेटेड होता है, कहने का मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइकोमोटर से रिलेटेड होता है, एज वेल एज सोशल इमोशनल, सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये कहना चाह रहा है कि विकास जो है कहीं ना कहीं भावात्मक पक्ष, हमारा मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, ये कहीं आपस में, और नैतिक पक्ष आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगला है अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, यानी कि आप कह सकते हैं इंटरेक्शन की वजह से, और लास्ट है एकीकरण के सिद्धांत से, यानी कि इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है, इससे ही आपको समझ में आ रहा है, यानी कि निरंतर चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का घटक नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है यहाँ पे जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है? ए, तार्किक चिंतन, यानी कि लॉजिकल आप कह सकते हैं चिंतन करना। ठीक है, बी है व्यवसायिक रुचियाँ, यानी कि वोकेशनल इंटरेस्ट, सी है स्मृति यानी कि मेमोरी, और डी है अनुभवों से सीखने, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसमें से क्या है ऐसा जो कि रिलेटेड नहीं है बुद्धि के घटक से? देखिए व्यवसायिक रुचियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्मृति भी कहीं ना कहीं बुद्धि के अंतर्गत आया, अनुभव से सीखना भी कहीं ना कहीं बुद्धि के अंतर्गत आया, और तार्किक चिंतन भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि रुचि तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? ए, सोचना, बी, लिखना, सी, गेंद फेंकना, या डी, खेलना। तो कौन सा ऐसा है जो मनोगत्यात्मक नहीं? इसमें मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, अ, जैसे साइकोमोटर जो फॉर्म है उसमें नहीं है, बच्चा कहीं ना कहीं गत्यात्मक फॉर्म में यहाँ पे नहीं है। सोचना, ठीक है, क्योंकि लिखने में कार्य हो रहा है, खेलने में भी, और गेंद फेंकने में भी मूवमेंट हो रही है, फिजिकल मूवमेंट हो रही है, इसमें एक नहीं हो रही है सोचने में। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? यानी कि 16 पीएफ फैक्टर जो दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? गॉर्डन ऑलपोर्ट, सेल्डन, आरबी कैटल, या फिर स्प्रेंजर। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल। कैटल की 16 पीएफ थ्योरी आप लोगों को पता हो गया, आई होप, और पेपर में पिछली बार एलटी में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं है? यदि शिक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, वह रस्सी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि, वो बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर पढ़ते ही समझ आ गया होगा। देखिए कभी भी अगर कोई बच्चा है जो गिफ्टेड चाइल्ड है या प्रतिभावान चाइल्ड है यहाँ पे, तो
अगर क्लास में उसको चुनौतीपूर्ण यानी कि चैलेंजिंग चीज़ें उसे नहीं मिलेंगी तो उसे क्लास में फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है। वो उतना ज़्यादा फिर प्रेरित नहीं हो पाता है, मोटिवेट नहीं होता है क्लास में, फिर वो, ठीक है, उब जाता है वो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करना क्या हो सकता है? एक वास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, और लास्ट है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे इंक्लूड करने हैं। अवास्तविक लक्ष्य, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, ये भी बिल्कुल अजीब सी बात इन्होंने कर दी, है ना। और फिर है, जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों को, ये तो बिल्कुल गलत है। तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु, धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं ना कहीं समावेशीकरण की तरफ ले जाता है कि सभी बच्चे एक जैसे ही हैं, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान नहीं है। लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, या संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है। देखिए, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें से क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, लक्ष्योन्मुखी भी है, कौशल भी है, समझ और क्रमिक चरणों पे भी सीखा जा सकता है, लेकिन संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है, या फिर प्रयोगात्मक विधि है, ठीक है। तो ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का जो पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने की वो है, कि प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रक्षेपी क्या है, विधि है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है? सामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, या अहमवादी चिंतन। यानी कि कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं अब जब आप कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनली कहीं पे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आप कर रहे हैं, या फिर अहमवादी चिंतन हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सृजनात्मकता की ओर आपको ले जाते हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और मैंने एक प्रश्न पूछा, उसमें हर बच्चे का मत अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मतलब ओपिनियन हो सकती है। जैसे मैंने पूछा, आपको क्या लगता है इलेक्शन में किसे जीतना चाहिए, आपको क्या लगता है किसने अच्छे कार्य किए हैं, तो सब बच्चे अपनी अपनी तरफ से अलग अलग चीज़ें, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं इसमें, राइट, उसको इलेबरेट करने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हाँ, आपने ऐसा प्रश्न पूछा जो कि ओपन एंडेड है, मुक्त एंडेड है, ठीक है, जिससे कि बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो सोचेगा, समझेगा, बताएगा। कि आपने कुछ ऐसा पूछा कि बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जिससे हम आराम से हम बैठे और वो मशीन हमारा पूरा काम कर ले? तो अलग अलग बच्चा अलग अलग ब्रेन यहाँ मतलब ब्रेन अपना यूज़ कर सकता है यहाँ पे, है ना, अलग अलग तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं लाना ओपन एंडेड या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के अंदर आता है, जबकि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे को आंसर तुरंत पता था। जैसे मैंने पूछा, बताओ बच्चों, कौन से पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं? तो बच्चों ने कहा, मैम आंसर है हरा, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं। तो ये इसका ये जो था क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, कॉन्वर्जेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी का महत्व देना। तो देखिए, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा अभी तक। देखिए, कहीं भी अनुसरण वगैरह करना नहीं है, ना ही स्वतंत्रता देना। कई हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देंगे तो क्लास में दिक्कत भी चलेगी। तो देखिए, हाँ, इस तरीके का आपको बच्चों को साथ व्यवहार करना कि उनको अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए बिल्कुल सक्रिय तरीके से वो एक्टिव फॉर्म में क्या कर सके, भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन जहाँ पे हो, वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग क्या मापन करने के लिए किया जाता है? यानी कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है वो पर्सनैलिटी के क्या मेजरमेंट के काम कहीं ना कहीं आता है? पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या मेजरमेंट करने के काम आता है? सॉरी, नॉट पर्सनैलिटी के अंदर वो क्या मेजरमेंट करने के काम आता है? पर्सनैलिटी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, या फिर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है उसका प्रयोग पर्सनैलिटी के लिए नहीं किया जाता है, ना ही अधिगम के लिए, ना ही सृजनात्मकता के लिए, बुद्धि के लिए किया जाता है।
रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किया जाता है टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इंटेलिजेंस के लिए। अगला प्रश्न हमारे पास है वाइगोत्स्की के अनुसार। देखिए वाइगोत्स्की कहीं ना कहीं लर्निंग थ्योरीज के अंदर आप लर्निंग जो है उसके अंदर आ गई, तो अदरवाइज वैसे पर्टिकुलरली सिलेबस में नहीं है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, वेक्सलर, बिने, स्पीयरमैन या फिर केटल। तो आई होप आप लोग को पता ही होगा, सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट जो था कहीं ना कहीं उसका निर्माण किया गया था बिने के द्वारा। ठीक है, स्पीयरमैन जो है इन्होंने 2 फैक्टर बताए हैं बुद्धि के और 3 फैक्टर थ्योरी भी दी है, जनरल, स्पेसिफिक और अन्य बातें भी इन्होंने की हैं। कैटल के बारे में अगर बात करें तो कैटल ने 16 PF थ्योरी हमारी दी है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि टीचर को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए क्या वो व्यवहार करना चाहिए, कि उस बच्चे की जो एजुकेशन है उसका जो लेवल है वो एनहेंस हो, इस तरीके के भी टॉपिक सिलेबस में है, वहाँ से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है पढ़ाने की धीमी गति, बी है विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, सी है उन्हें दंड देना, या डी है उन पर ध्यान नहीं देना। तो देखिए एक बच्चा, एक शिक्षक जो है उन्हें अगर आप कह सकते हैं गिफ्टेड बच्चे जो हैं उन्हें अगर मतलब उनका उत्थान करना है तो उसके लिए या मतलब उनके बेटरमेंट के लिए क्या यहाँ पे उन्होंने प्रयास करना चाहिए। तो देखिए विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन जो है कहीं ना कहीं ये सही है। देखिए पढ़ाने की गति को धीमा कर देंगे तो वो बच्चा और बोर हो जाएगा, खाली पनिशमेंट तो आपको देनी ही नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बैन है ना, धारा 17 याद ही होगा आपको। ठीक है, अब है उन पर ध्यान नहीं देना, तो ये भी क्या है, गलत है भाई। विकास करना है तो ध्यान कैसे नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है, 30, 56, 45, 70। तो आई होप ये सभी को आता होगा। 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सप्ताह में 45 घंटों के बारे में बात की गई है। ठीक है, जबकि प्राइमरी लेवल पे टीचर को 200 दिन, एलिमेंट्री लेवल पे कितने दिन है कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा, 220 दिन। यहाँ 800 इंस्ट्रक्शनल आवर और यहाँ 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर के बारे में बात की गई है। यहाँ पीपल टीचर रेशियो है 3:1 और यहाँ है 35:1 एलिमेंट्री लेवल पे। ठीक है, जैसे 8 तक का जो हिसाब किताब होता है वो यहाँ है और ये है आपसे 1 से 5 तक का भी हिसाब किताब है। और साथ ही साथ अगर प्राइमरी लेवल पे बात करी जाए तो इनका 1 किलोमीटर के आसपास स्कूल होना चाहिए और इनका 3 किलोमीटर के आसपास। 3 है कि 2 है कमेंट में बता भी दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसका राइट आंसर आपको पता चल ही गया था, 45 राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। चूंकि प्रिंसिपल के जो कार्य हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारी चीजें प्रिंसिपल से रिलेटेड डाली गई हैं, वहां से ये प्रश्न है। तो क्या एक जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों की जो संवेगात्मक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान। तो देखिए अगर कुछ बच्चे को इंस्टेंटली कोई प्रॉब्लम आती है और संवेगात्मक परेशानी कहीं ना कहीं ये है, तो ये एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। क्योंकि इस खुद सोचिए आप, स्कूल लेवल के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिर्फ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो तात्कालिक समस्याएं हैं छोटे से टाइम के लिए या फिर कुछ ऐसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं एक्शन रिसर्च के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, यानी कि कौन सी ऐसी थियरी है जो कहीं ना कहीं क्या है, आउटकम जो है उससे लर्निंग से रिलेटेड है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि अधिगम यानी कि इनसाइट लर्निंग, शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल जो आपका कंडीशनिंग थी, या फिर संज्ञानात्मक सीखना यानी कि कॉग्निटिव रूप से लर्निंग जो है। तो ये कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से क्या है, कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि परिणामों द्वारा सीखने से रिलेटेड इनमें से कौन सा है? तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो कहीं ना कहीं यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये किससे रिलेटेड है, आपका आउटकम से सीखने से रिलेटेड है, RS थ्योरी स्किनर की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
जब वह वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। देखिए स्कीमा जो शब्द है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स के लिए लिया जाता है, ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन या संतुलन, यानी कि असिमिलेशन है ये, यानी या कनेक्शन है या अडेप्टेशन है या फिर संतुलन है, यानी कि क्या कह सकते हैं बैलेंसिंग है। ठीक है, तो क्या है जब स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, यानी कि बाहर की चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी यहाँ पर को विशेषता आपको दी गई है जो प्रोजेक्टिव आप कह सकते हैं टेस्ट की नहीं है। अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक क्या नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए अनुक्रिया की स्वतंत्रता बिल्कुल होती है, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण भी होता है और अस्पष्ट उद्दीपक भी समटाइम्स होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती है प्रक्षेपी परीक्षण में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,